फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी हम कोई भी नर्सिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो नर्सिंग प्रोसेस से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चंस। तो आज जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोसेस, एक तो मैं इस वीडियो में आपको वो क्लियर कराऊंगी और साथ ही साथ हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोसेस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाइड बाय द नर्सेज फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन फंक्शंस टुवर्ड्स हेल्थ। मतलब क्या है, नर्सिंग प्रोसेस एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक डिटेल्ड, एक बहुत ही बारीकी में सोचा गया काम जो कि नर्सेज यूज करती हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके किसको, ह्यूमन के फंक्शंस को, लोगों के फंक्शंस को, लोगों के थिंकिंग को, लोगों के काम को, किसके लिए, उनकी हेल्थ के लिए। सो बेसिकली व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग जो कौन यूज करती है, थिंकिंग नर्सेज, किस लिए, फॉर प्रमोटिंग द ह्यूमन फंक्शंस टुवर्ड्स देयर हेल्थ। नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स की बात किया जाए तो नर्सिंग प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब भी हम नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं और इसी ही फ्लो में ये नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स जो है अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट, उसके बाद फॉलो किया जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस जो सेकंड स्टेप है, देन प्लानिंग, then implementation and evaluation. So the 5 important steps of nursing process include assessment, nursing diagnosis, planning, implementation and evaluation. अब इन पांचों स्टेप्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट असेसमेंट। व्हाट इज असेसमेंट? सो नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसे असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट होती क्या है? असेसमेंट में हम क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है हम उनकी प्रॉब्लम्स को असेस करते हैं, डाटा उनसे कलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉब्लम्स कि उनको क्या तकलीफ है। जो भी हम असेसमेंट करते हैं, जो भी हम नोटिस करते हैं, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उसे हम असेसमेंट कहते हैं। फिर हम डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे उसने पहले बताया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा नाम मान लो राम है, उसने ऐसे बताया, और मैं पढ़ाई करता हूँ 10वीं में, कुछ इस तरीके से बताया जो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं था। सबसे पहले उसके अपना नाम बताना चाहिए, तो उसको ऑर्गेनाइज करना हमारा काम है और ये असेसमेंट के अंदर ही आता है। सो इसमें हम सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा कर लिया, जो भी डाटा उसने दिया उसको ले लिया, उसको कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम उस डाटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एक राइट मैनर में रखेंगे। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर जब हमने डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया, अच्छे से डाटा को रख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया, क्या वो सही है, क्या हमने सही समझा, जो पेशेंट ने हमें बताना चाहा वही समझा, या फिर हमने कुछ गलत समझ लिया। तो उसको कहते हैं डाटा को वैलिडेट करना। तो जैसे हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद हम डाटा को करेंगे वैलिडेट विद द पेशेंट। सो नेक्स्ट स्टेप इज वैलिडेशन ऑफ डाटा। जब हमने पेशेंट को पूछ लिया कि हाँ आपका नाम राम है, तो उसने बोला जी हाँ, आपने, या हमने पूछ लिया कि आपने अपना नाम हमें राम बताया, तो बोलेगा जी हाँ। तो ये हो गया डाटा को वैलिडेट करना, डाटा को परखना कि जो भी हमने कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, क्या हमने सही किया कि नहीं किया। तो ये भी हम असेसमेंट में ही करते हैं। और जैसे ही डाटा वैलिडेट हो जाता है, हमें करेक्ट डाटा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, उस डाटा को, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट। तो लास्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। इसके साथ ही साथ जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। जो ये डाटा है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा बोले बेसिकली तो इन्फॉर्मेशन, जो भी हम
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हम 2 टाइप्स के सोर्सेज से कर सकते हैं, या 2 टाइप की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। वो क्या क्या होती है? एक होती है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, जो सब्जेक्ट हमें बता रहा है, जो पेशेंट हमें बता रहा है, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम खुद देख रहे हैं, जो हम खुद नोटिस कर रहे हैं, उस टाइप के डाटा को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा के दूसरे नाम जो है वो है कोवर्ट डाटा। कोवर्ट बोल लो। और ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है ओवर्ट। सब्जेक्टिव मतलब कोवर्ट क्यों? मतलब वो पेशेंट के साथ ही है, जो डाटा पेशेंट के साथ ही है। अगर पेशेंट हमें बताएगा तभी हमें पता चलेगा, अदरवाइज वो कवर अप रहेगा। कवर अप के नाम से आप याद कर सकते हैं कोवर्ट। ऑब्जेक्टिव मतलब जो पेशेंट चाहे बताए चाहे नहीं, हम नोटिस कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, इसलिए वो ओवर्ट, ओपन। तो सब्जेक्टिव डाटा एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताऊं, जब पेशेंट बता रहा है कि जी मेरे को लूज मोशन है, तो ये पेशेंट ने बताया, हमने कलेक्ट किया, मुझे कल से लूज मोशन है, ऐसे पेशेंट ने बताया। अगर वो नहीं बताता तो ये चीज हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा वो जो चीजें हम देख सकते हैं, जैसे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट की आंखें येलो हैं, पेशेंट के नेल येलो है, स्किन येलो है, तो हमें पता लग रहा है देयर मे बी द रिस्क ऑफ जॉन्डिस या पेशेंट हैविंग जॉन्डिस। जो चीजें हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम खुद से कलेक्ट कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, तो ये इस टाइप के डाटा को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। और जो पेशेंट हमें बताता है, जो फीलिंग पेशेंट हमारे साथ शेयर करता है, जो भी परसेप्शन वो हमें बताता है, दैट इज सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट जानने के बाद, असेसमेंट में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस टाइप या कितने प्रकार की असेसमेंट होती है जो हम कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट दैट वी कैन डू। फर्स्ट वन इज इनिशियल असेसमेंट, देन प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, देन इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स असेसमेंट। फर्स्ट वन इज इनिशियल असेसमेंट। व्हाट इज दिस इनिशियल असेसमेंट? इनिशियल असेसमेंट क्या होती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, उस टाइम जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस टाइप की असेसमेंट को हम बोलते हैं इनिशियल असेसमेंट। बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, या जस्ट हम फर्स्ट मीटअप करते हैं पेशेंट के साथ, उस टाइम जो हम इनिशियली असेस करते हैं, दैट इज इनिशियल असेसमेंट। दूसरा है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट क्या होती है? दिस इज द ऑन गोइंग असेसमेंट, जो हम ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे बीच बीच में करते रहते हैं एक फिक्स इंटरवल पे, बेस्ड ऑन हिज प्रॉब्लम। जैसे किसी पेशेंट को पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक पेशेंट है वो हाइपरटेंशन का है, उसको बीपी का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई? बीपी हो गई, जिसपे हम फोकस करेंगे। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे मान लो 2 घंटे के बाद उसका बीपी चेक कर रहे हैं, हर 2 घंटे के बाद उसका बीपी चेक कर रहे हैं, बीपी को असेस कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट इज इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होती है? जो असेसमेंट हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जो हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो असेसमेंट करते हैं उसे कहते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। बेसिकली जैसे ट्रॉमा पेशेंट हमारे पास आता है एग्जाम्पल, तो उस केस में जो हम असेसमेंट फॉलो करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे, हम उसका नाम पता नहीं पूछेंगे कि वो प्राइमरी नहीं है, तो किस बात की इमरजेंसी असेसमेंट रहेगी? इमरजेंसी असेसमेंट में आएगा उसका एयरवे काम कर रहा है कि नहीं, वो ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं, ये सर्कुलेशन कैसा है, उसे सीपीआर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये ब्लड लॉस कितना हो रहा है, मेजर इंजरी तो नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो हम फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। एंड फोर्थ वन इज टाइम लैप्स असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट क्या? टाइम लैप्स मतलब टाइम लैप्स, एक लॉन्ग टाइम के पीरियड, एक लंबे टाइम के बाद जो हम असेसमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। तो लंबे टाइम के बाद हम क्यों करेंगे? जैसे मान लो आज
पेशेंट आया तो उसकी मैंने असेसमेंट करी, वो हॉस्पिटल में रहा और चला गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर वो काफी महीनों के बाद हम फॉलोअप उससे बुलाते हैं। तो जब हम फॉलोअप बुलाते हैं एक लंबे टाइम के बाद, एक टाइम लैप्स के बाद, तो जब हम दोनों इनिशियल असेसमेंट को और करंट जो पेशेंट की कंडीशन है उसे कंपेयर करते हैं, तो उस टाइप के असेसमेंट को हम कहते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। तो नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप था दैट इज असेसमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं, दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। सो व्हाट इज नर्सिंग डायग्नोसिस? नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, इसमें नर्सेज क्या करती हैं? सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? इन दिस नर्सेज यूज क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम्स। सो इसमें नर्सेज क्या करती है? नर्सेज अगेन, जैसे मैंने नर्सिंग प्रोसेस में ही बताया, उसमें ही नर्सिंग प्रोसेस में पूरी में क्रिटिकल थिंकिंग का यूज हो रहा है। सो इसमें भी क्या होता है, नर्सेज जो है क्रिटिकल थिंकिंग करती है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको वो अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, उसमें देखते हैं, उसके बेस पे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बेसिकली जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी करंट प्रॉब्लम क्या है, उसको समस्या क्या है। सो नर्सेज यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा। जो हमने पहले स्टेप में ऑलरेडी डाटा को असेस कर लिया है उसको वो चेक करती है, इंटरप्रेट करती है, ताकि उसे पता चल सके टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम्स, कि क्लाइंट को, पेशेंट को प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि उनके बेस पे वो आगे प्लानिंग कर सके। सो आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में नेक्स्ट है नर्सिस डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में जो भी हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसमें मेनली 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ताकि नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टेटमेंट कंप्लीट हो सके, जिसे हम डिनोट करते हैं PES से। ये जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, ये बनाते हैं बेस्ड ऑन नंदा, ठीक है। ये जो एक एसोसिएशन है इसके बेस पे ये डायग्नोसिस बनाए जाते हैं, आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो ये जो PES है इसका मतलब क्या है, जिसके बेस पे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब 3 कंपोनेंट है। P मतलब प्रॉब्लम, E से इटियोलॉजी और S से साइन एंड सिम्टम। तो स्टेटमेंट में ये 3 चीजें आपकी जरूर होनी चाहिए। जो भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं उसमें ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। क्या क्या? प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, उसका कारण क्या है, और साइन एंड सिम्टम्स क्या है, या फिर किस बेस पे पता चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है अनीमिया, तो ये हो गई प्रॉब्लम। तो पेशेंट की प्रॉब्लम हो गई एनीमिया, किसकी वजह से? रिलेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी। सो आयरन डेफिशिएंसी हो गई इटियोलॉजी, कारण अनीमिया का। और एज असेस्ड बाय, किससे पता चला, ये क्या सिंबल थे, क्या साइंस थे जो हमने ऑब्जर्व किए, तो हमें पता चला बाय द लैब रिपोर्ट्स। सो दिस इज द प्रॉपर स्टेटमेंट एंड करेक्ट जो है डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इस तरीके से आपको हमेशा नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं। ये चीज याद रखना कि आपके डायग्नोसिस में 3 कंपोनेंट होने चाहिए, दैट इज PES। नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक्चुअल डायग्नोसिस, पोटेंशियल डायग्नोसिस, हेल्थ प्रपोर्शन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड बैलेंस्ड डायग्नोसिस, जिसमें हम मोस्टली यूज करते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस एंड पोटेंशियल डायग्नोसिस को। जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं वो बेसिकली हम बनाते हैं ये 2 टाइप के, जिनको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस डायग्नोसिस का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही तरह के डायग्नोसिस होते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रकार के नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, सो ऑलवेज से कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम बना सकते हैं। एक्चुअल डायग्नोसिस, पोटेंशियल, हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस डायग्नोसिस। जो एक्चुअल डायग्नोसिस होते हैं वो बेस्ड ऑन करंट प्रॉब्लम, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उस टाइप के डायग्नोसिस को हम कहते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। पोटेंशियल डायग्नोसिस मतलब रिस्क बेस्ड डायग्नोसिस, जो प्रॉब्लम जो है जिसका होने का रिस्क है, जिसके होने के चांसेस हैं, उस टाइप के डायग्नोसिस जब हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डायग्नोसिस। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, जो हम पेशेंट की जो करंट सिचुएशन है, उसके पेशेंट के जो करंट हेल्थ के रिलेटेड जो भी उसकी रेडीनेस है, वो कितने तरीके से प्रिपेयर हो चुका है टुवर्ड्स द हेल्थ, तो उस टाइप के डायग्नोसिस जो हम बनाते हैं उसको हम हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। जो बेसिकली हम अब उसकी प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करते, उसकी हम बेसिकली जो हेल्थ है उसको और प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उस टाइप के डायग्नोसिस को हम हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। वेलनेस डायग्नोसिस क्या होता है, जिसमें हम पेशेंट की रेडीनेस को देखते हैं टू
टूवर्ड्स द कोपिंग मैकेनिज्म, टूवर्ड्स द फैमिली कोपिंग या टूवर्ड्स देयर मेंटल हेल्थ। तो इस टाइप के डायग्नोसिस को हम कहते हैं वेलनेस डायग्नोसिस। एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एक्चुअल डायग्नोसिस, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको भी एग्जाम्पल दिया था एनीमिया का, सेम एग्जाम्पल कैन फिट हियर। जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम है एनीमिया की, सो वो आ जाएगा इन द एक्चुअल डायग्नोसिस। जैसे एनीमिया रिलेटेड टू आयरन डेफिशिएंसी एज मैनिफेस्टेड बाय या एज असेस्ड बाय लैब रिपोर्ट्स। सो दिस इज एक्चुअल डायग्नोसिस। अब पोटेंशियल डायग्नोसिस क्या है, जो डायग्नोसिस अभी है नहीं लेकिन मे भी हो सकता है। अब पेशेंट को एनीमिया है, पेशेंट को ब्लड की कमी है, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ शॉक। तो हम लिख सकते हैं रिस्क फॉर शॉक रिलेटेड टू लो HB एज असेस्ड बाय लैब रिपोर्ट। सो रिस्क जहां रहता है उस टाइप के डायग्नोज आ जाएंगे हमारे पास पोटेंशियल डायग्नोसिस। हेल्थ और वेलनेस डायग्नोसिस लगभग सेम टाइप से बनते हैं। इन्हें हम कैसे बनाते हैं, जैसे पेशेंट रेडीनेस फॉर एनहांस्ड मेंटल वेलबींग। तो दिस टाइप ऑफ डायग्नोसिस, जैसे पेशेंट रेडीनेस फॉर एनहांस्ड फैमिली कोपिंग, दीज आर द डायग्नोसिस जो इन दोनों के अंडर आते हैं, इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो आई थिंक आई मेड यू क्लियर कि 4 टाइप के नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं और किस तरीके से होते हैं और आपको कैसे बनाने हैं अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, उस बेस पे हमने प्रॉब्लम के बेस पे हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बना लिया है। नाउ द थर्ड स्टेप इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए उनके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करते हैं। जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए उनको बेस्ड ऑन प्रॉब्लम की कौन सी प्रॉब्लम हमें पहले सॉल्व करनी है, उसके बेस पे हम डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है, जैसे पेशेंट को टेम्परेचर भी है, फीवर भी है, पेन भी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर उसको रिस्क भी है तो हम सबसे पहले पेन जो है ऑलवेज प्रायोरिटी रहती है, तो हम पेन को नंबर 1 पे लिस्ट करेंगे, फिर हम टेम्परेचर को रेट करेंगे, फिर हम रिस्क वाले डायग्नोसिस को करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग में प्रायोरिटाइज करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है पेशेंट की बेस्ड ऑन नर्सिंग डायग्नोसिस। जैसे ही हमने सारी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज कर लिया, उसके बाद हम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम क्या करेंगे, आउटकम सेट करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर जो डायग्नोसिस है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या रिजल्ट चाहिए। सो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे आउटकम्स, और जो भी हम आउटकम, जो भी हम रिजल्ट सेट कर रहे हैं कि ये हमें अचीव कर रहे हैं, वो जो भी आउटकम सेट कर रहे हैं वो होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है कि जो भी हम आउटकम सेट कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं कि हमें पेन लेवल जो है पेशेंट को पहले 8 है और हमें 4 करना है, ठीक है, इस तरीके से हम जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट सोच रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब S से रिजल्ट जो है, जो भी आउटकम है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, M से A से अटेनेबल होनी चाहिए मतलब अचीवेबल होनी चाहिए, R से रियलिस्टिक होनी चाहिए, एंड T से टाइम बाउंड होनी चाहिए। सो हमेशा जो भी हम सेट करते हैं आउटकम वो स्मार्ट होनी चाहिए, मतलब स्पेसिफिक। मतलब अब हम पेन से रिलेटेड आउटकम सेट कर रहे हैं तो जो भी है आउटकम वो पेन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो हमारा ऐसा गोल होना चाहिए कि हमें पेशेंट का पेन जो है वो पेन लेवल 8 से रिड्यूस करके 4 करना है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि जो पेशेंट का पेन है और आउटकम हम सेट कर रहे हैं कि पेशेंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए या पेशेंट का फीवर रिड्यूस होना चाहिए। तो ये कोई भी स्पेसिफिक नहीं हुई आउटकम रिलेटेड टू प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं हमने सोचा। तो इसलिए हमेशा S को ध्यान में रखना है जब भी हम सेट कर रहे हैं आउटकम की, आउटकम शुड बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि वो हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। अब हमने ऐसी चीज सोच ली कि जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा अगर पेशेंट इंप्रूव किया या नहीं किया। सो इट शुड बी मेजरेबल। उसके बाद है इट शुड बी अचीवेबल। अचीव मतलब कि इतना भी नहीं सोच लेना है कि वो हमारे लिए अचीव करना ही मुश्किल हो, वो आउटकम, वो रिजल्ट पाना ही मुश्किल हो। जैसे पेन लेवल किसी बंदे को 10 है, बहुत सीवियर है, और आप सीधा पेन लेवल 1 की सोच रहे हो, तो वो इम्पॉसिबल है। इतनी जल्दी पेन लेवल 1 पे नहीं पहुंचेगा, वो पहले 7 पे आएगा, 6 पे आएगा, 4 पे आएगा। सो योर आउटकम शुड बी अचीवेबल। ऐसी होनी चाहिए जिसको आप पा सको। R से रियलिस्टिक, अगेन जैसे मैंने बताया वो एकदम रियल होनी चाहिए जिसको आप अचीव कर सको, एंड टाइम बाउंड। ये भी नहीं कि
आपने एक आउटकम को, रिजल्ट को पाने के लिए कितने दिन लगा दिए, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। सो इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको जो है वो आउटकम मिलना चाहिए। सो आपका जो भी आउटकम आप सेट कर रहे हो दैट शुड बी स्मार्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ इंटरवेंशन। जब हमने आउटकम सेट कर ली, सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर लिया प्रॉब्लम को, उसके आउटकम देख लिए हमें ये चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इंटरवेंशन को ढूंढेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि जैसे अब पेन को रिड्यूस करने के लिए मैं सिलेक्ट करूंगी मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं पेन को रिड्यूस करने के लिए अगर मसल स्पैज्म है तो मैं हॉट एप्लीकेशन दे सकती हूँ, या मैं आइस कोल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, या मैं पेशेंट को क्या कर सकती हूँ, मसाज कर सकती हूँ जो भी इन्फ्लेम्ड एरिया है, और लास्ट में मेडिकेशन जो भी पेन किलर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो दे सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं इंटरवेंशन पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लूंगी। एंड लास्ट में प्लानिंग में उन इम्प्लीमेंटेशन को मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगी कि मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उसको मैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लूंगी, राइट डाउन कर लूंगी। सो ये सारा आएगा अंडर प्रोसेस प्लानिंग के। ओके, नाउ प्लानिंग कितनी तरह की होती है, प्लानिंग भी कई तरह की होती है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल प्लानिंग, देन ऑनगोइंग प्लानिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। सो इनिशियल प्लानिंग क्या होती है, जो हम इनिशियल असेसमेंट के बाद ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं या प्लानिंग करते हैं, उसे हम इनिशियल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, ऑनगोइंग प्लानिंग क्या कहते हैं, जो थ्रू आउट द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल, जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहता है उसके दौरान जो उसमें कुछ जो चीजें हैं वो हॉस्पिटल आने के बाद डेवलप करती हैं या बाद में पता चलती है, तो उस टाइम जो हम बीच बीच में प्लानिंग करते रहते हैं ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे, उस टाइप की प्लानिंग को हम करते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। एंड है डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग मतलब जब पेशेंट का डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए, या उसे घर में कैसे डील करना है, कैसे हेल्दी रहना है, तो उससे रिलेटेड जो हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ व्हाट विल द पेशेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट पोस्ट डिस्चार्ज, उस टाइप की प्लानिंग को हम कहते हैं डिस्चार्ज प्लान। अब फोर्थ स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, एंड फिफ्थ स्टेप है इवेल्युएशन। इसको मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, जो भी इंटरवेंशन हमने सिलेक्ट करी प्लानिंग में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम एक्शन में लाते हैं। व्हेन द इंटरवेंशन कम इनटू द एक्शन, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन, कि जो हमने सोचा वो हमने किया, उसे कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट स्टेप इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं कि जब हमने इंटरवेंशंस को यूटिलाइज कर लिया उसके बाद रिजल्ट क्या आया, इवेल्युएशन, तो रिजल्ट क्या आया उसको जो हम चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसे हम इवेल्युएशन कहते हैं। सो मतलब जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करी, जो भी हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करी, इंटरवेंशंस को यूज किया, और जो हमने आउटकम सोच रखे थे क्या वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं एट द एंड। अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो मतलब हमें फिर से प्लानिंग करने की जरूरत है, और मैच हो गए हैं देन वेल एंड गुड। सो इवेल्युएशन इज द प्रिडिक्शन ऑफ, इवेल्युएशन इज द असेसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, इवेल्युएशन में हम चेक करते हैं कि जो रिजल्ट्स हमने सोचे थे, जो डिजायर्ड आउटकम थी, वो हमने अचीव करी कि नहीं करी। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस। So nursing process, it is a critical thinking process utilized by the nurses for the promotion of human function towards their health. नर्सिंग प्रोसेस के 5 मेन स्टेप है, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सो नर्सिंग असेसमेंट में हम करते क्या है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं एंड देन डॉक्यूमेंट करते हैं। असेसमेंट कितनी तरह की होती है, सबसे पहले असेसमेंट इनिशियल, जो हम आते के टाइम ही करते हैं पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट। उसके बाद प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, जो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम हम रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हैं। थर्ड टाइप में आती है हमारे पास इमरजेंसी असेसमेंट, जो हम इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन में करते हैं। एंड फोर्थ वन इज टाइम लैप्स असेसमेंट, जो हम एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद में असेसमेंट करते हैं, बेसिकली कंपैरिजन करते हैं जो प्री हेल्थ स्टेटस था और अभी जो करंट हेल्थ स्टेटस है पेशेंट का उसको। सो दिस इज असेसमेंट। दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें नर्सेज क्या करती है, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करती है ताकि वो असेसमेंट डाटा है उसको इंटरप्रेट करके करंट हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सके। सो दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम नर्सिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट के 3 मेन कंपोनेंट है, क्या क्या, सबसे पहले है प्रॉब्लम,
इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। तो स्टेटमेंट में 3 कंपोनेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस कितने तरीके के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, देन पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस, देन हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड वेलनेस डायग्नोसिस। सो एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होते हैं? जो बेस्ड ऑन करंट हेल्थ प्रॉब्लम के बेस पे बनाए जाते हैं, उन्हें एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे जो अभी प्रॉब्लम है, अनीमिया की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, पेन की प्रॉब्लम है, फीवर है, तो ये आ गई एक्चुअल प्रॉब्लम या एक्चुअल डायग्नोसिस। पोटेंशियल जो रिस्क है, जो भी हुआ नहीं है लेकिन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, उस टाइप के डायग्नोसिस को हम कहते हैं पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस। जैसे रिस्क फॉर अनीमिया, रिस्क फॉर जॉन्डिस, रिस्क फॉर शॉक, इस तरीके के डायग्नोसिस। हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस डायग्नोसिस का बहुत कम यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि बेसिकली इनको मेंटल पेशेंट में या फिर जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है उनमें यूज किया जाता है। इसमें हम पेशेंट की रेडीनेस देखते हैं टुवर्ड्स द कोपिंग मैकेनिज्म, टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द मेंटल स्टेटस। सो पेशेंट कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है, कितना ज्यादा रेडी है अपनी हेल्थ को और प्रमोट करने के लिए, वेलनेस की तरफ ले जाने के लिए। दैट टाइप ऑफ डायग्नोसिस कम अंडर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस डायग्नोसिस। नेक्स्ट स्टेप जो आता है नर्सिंग प्रोसेस में, वो है प्लानिंग। जब हम बेस्ड ऑन असेसमेंट डायग्नोसिस बना लेते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रॉब्लम, नर्सिंग जो डायग्नोसिस बनाए हैं उनके बेस पे हम जो प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सी प्रॉब्लम ठीक करनी चाहिए। उसके बेस पे हम अपने आउटकम को, अपने रिजल्ट को सेट कर लेते हैं कि हमें ये रिजल्ट चाहिए। जो भी आउटकम हम सेट करते हैं वो स्मार्ट होनी चाहिए। मतलब स्मार्ट बोले तो S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। प्रॉपर टाइम में हमें मिलनी चाहिए। जैसे हमने आउटकम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इंटरवेंशन सिलेक्ट करेंगे उस आउटकम को अचीव करने के लिए कि जी इस प्रॉब्लम के लिए हमें ये चाहिए, ये इंटरवेंशन चाहिए। अब जो भी इंटरवेंशन हमने सिलेक्ट कर ली उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे। सो यहाँ पे खत्म हो जाता है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग में 3 तरीके की है। इनिशियल प्लानिंग जो इनिशियल असेसमेंट के बाद ही करते हैं, ऑनगोइंग प्लानिंग जो थ्रू आउट पेशेंट स्टे चलती रहती है, और डिस्चार्ज प्लानिंग जो प्लानिंग हम करते हैं पोस्ट डिस्चार्ज के लिए कि डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को क्या क्या नीड होगी उसको बताने के लिए, उन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग होती है, दैट इज डिस्चार्ज प्लानिंग। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमने इंटरवेंशन सिलेक्ट करी थी प्लानिंग में, अब एक्चुअल में हम उनको एक्शन में लेके आते हैं, एक्चुअल में हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन, जिसमें हम ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कि जो भी हमने आउटकम सेट करी थी वो हमने कितनी अचीव करी। अगर अचीव नहीं हो पाई है तो हम फिर से प्लानिंग को मॉडिफाई करेंगे ताकि हम उनको अचीव कर सके, दैट इज इवेल्युएशन। सो दिस इज द ऑल अबाउट नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, नर्सिंग प्रोसेस की मैंने आपको बता दिया, एक बार रिवाइज करा दिया कि क्या होता है। इतना सा है, आपको ये सारे पॉइंट माइंड में होंगे तो आपका क्लियर है। इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। ऐसा क्वेश्चन एक पता नहीं कौन से एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि PES जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस के कौन से स्टेप में यूटिलाइज किया जाता है, ये वर्ड PES। तो अभी आपको पता चला गया कि PES जो है ये यूज किया जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस में। इसका मतलब है प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। और एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन डन इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, मतलब नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में हम इंटरवेंशन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, इंटरवेंशन का नाम सुन के इम्प्लीमेंटेशन में उसको लिख देते हैं, लेकिन जबकि सिलेक्शन होती है प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में है तो हम उन इंटरवेंशन को एक्शन करते हैं, अप्लाई करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।